Hello and welcome to WeLearn Virtual Learning Network. Today we will do session number 7th of Managerial Economics, that is Revenue Analysis and Pricing Policies. So the topics covered in this session are introduction, meaning and different types of revenues, relationship between revenue concepts and price elasticity of demand, pricing policies, objectives of the price policy and pricing methods. नाउ एज वी नो जो अवेयरनेस है हमारी रेवेन्यू की और कॉस्ट कंसेप्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के लिए. तो जो रेवेन्यू का मतलब क्या है, जो सेल रिसिप्ट्स हमें हुई है, आउटपुट प्रोड्यूस किया जो फर्म ने, उससे जो हमें सेल रिसिप्ट्स मिली है वो हमारा रेवेन्यू है और ये डिपेंड करता है हमारी मार्केट प्राइस के ऊपर. तो जो अमाउंट ऑफ मनी जो फर्म रिसीव करती है बाय द सेल ऑफ इट्स आउटपुट इन द मार्केट, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं. राइट, जो भी हमारा आउटपुट निकला प्रोडक्शन से, उसकी जो हमने सेल करी, उस सेल से जो हमारा पैसे जो हमें मिले, जो हमें रिसीव हुए, वो क्या है, हमारा रेवेन्यू है. राइट, नाउ वी हैव मीनिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू. सो रेवेन्यू तो हमें पता चल गया क्या, इनकम जो रिसीव होती है फर्म को जो आउटपुट बेच के, दैट इज़ आर रेवेन्यू. नाउ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू. हमारे पास टोटल रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू है और मार्जिनल रेवेन्यू है. नाउ टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो फर्म रिसीव करती है फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट. जितने भी उसने सेल करी है उससे जो टोटल मनी उसको रिसीव हुई है वो क्या है, उसका टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू हम निकाल सकते हैं प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, जितना प्राइस था उसका, एंड आउटपुट जितनी उसने यूनिट्स बेची, तो हमारा टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा. फॉर एग्जांपल एक फर्म बेचती है 5000 यूनिट कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी की, किसी भी कॉमोडिटी की, एनीथिंग XYZ एट द रुपीज़ ऑफ 5 पर यूनिट. मतलब कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई पेन है 5 रुपये का, पेन इज़ द कॉमोडिटी, 5 रुपये का पेन है, उसने 5000 यूनिट बेची, तो टोटल रेवेन्यू उसको कितना निकल आएगा? प्राइस मल्टीप्लाई बाय द आउटपुट, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5000. तो टोटल रेवेन्यू उसका 5000 पेन बेच के, 5 रुपये का जो पेन था, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना निकला? 25,000 रुपये. देन वी हैव एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? ये रिसीव होता है हमें फ्रॉम द सेल ऑफ सर्टेन यूनिट ऑफ कॉमोडिटी. जब हम कुछ एक यूनिट हम कॉमोडिटी की बेच रहे हैं, जैसे ये हम निकाल सकते हैं जब हम टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. मान लो हमारा टोटल रेवेन्यू पिछले केस में 25,000 निकला था, तो अगर हम एवरेज रेवेन्यू निकालें तो उसको डिवाइड कर देंगे हम जितनी यूनिट्स हमने बेची है, यानी कि हमने 5000 यूनिट बेची थी, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू निकल आएगा उससे. लाइक वी हैव अनदर एग्जांपल इन दिस. एवरेज रेवेन्यू को हम सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि प्राइस जो होता है वो इक्वल होता है हमारे एवरेज रेवेन्यू के. तो जो एवरेज रेवेन्यू या प्राइस हम निकाल सकते हैं टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्यू. तो टोटल रेवेन्यू हमारा मान लो आया 150 रुपये, ठीक है, और क्यू हमारी यूनिट्स कितनी सोल्ड हुई हैं? 15, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू कितना निकल गया? 10. मान लो हमने कोई भी 15 यूनिट बेची पेन की, ठीक है, तो हमारा टोटल रेवेन्यू निकला था 150 रुपये, ठीक है, और पेन था 10 रुपये का, तो टोटल रेवेन्यू 150 रुपये निकला. अब हमें एवरेज निकालना है, तो हम 150 डिवाइडेड बाई 15 कर देंगे, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू निकल आएगा. फिर है हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? जब एडिशनल रेवेन्यू निकलता है सेलिंग से, एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट बाय द सेलर, ठीक है, एक एडिशनल यूनिट उसने सेल किया है. मतलब मान लो पहले 10 पेन बेचता था, वो 11 पेन बेच रहा था, तो जो एडिशनल एक पेन का जो यूनिट है वो होता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू हम कितना निकालते थे? टोटल रेवेन्यू जो हुआ हमारा माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n-1 आइटम्स या n-1 यूनिट्स, ठीक है. तो मार्जिनल रेवेन्यू है इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू ओवर द चेंज इन क्वांटिटी. राइट, तो मार्जिनल रेवेन्यू को हम कह सकते हैं कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू है डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स. राइट, तो ऐसे मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लेंगे हमारा. राइट, मान लो हम 10 पेन जब बनाते थे तो हमारे 100 रुपये के बनते थे, 100 रुपये का रेवेन्यू उससे जनरेट होता था. 10 पेन मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये का ईच पेन, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज़ 100 रुपीज़ इज टोटल रेवेन्यू. तो अगर हम लाइक अब 9 पेन बना रहे या 11 पेन बना रहे जो एडिशनल हम दे रहे हैं और उसकी कॉस्टिंग हमें कम पड़े, तो रेवेन्यू जो से जनरेट हो रहा है वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है.
अब रिलेशनशिप क्या है इन तीनों के बीच में, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बीच में। अब कह रहे हैं जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो फॉल एज मोर यूनिट्स आर सोल्ड, जैसे जैसे ज़्यादा यूनिट सोल्ड होती रहती है ऐसे ऐसे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कम होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने 10 यूनिट बेची तो हमें 100 रुपये बचे, जब हमने 15 यूनिट बेची तो हमें 120 रुपये बचे, जब हमने 20 यूनिट बेची तो हमें 150 रुपये बचे। तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है मार्जिनल रेवेन्यू हमारा। देन जो हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होता है एज मोर यूनिट्स आर सोल्ड बट एज अ डिमिनिशिंग रेट। मतलब जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट्स बेचते हैं हमारा टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है, लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज होता है वो, राइट। हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो कब हाईएस्ट होता है, कब हमें हाईएस्ट होता है, जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है तब हमारा टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट होता है। टोटल रेवेन्यू इज फॉल्स व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव, जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 से नीचे चला जाता है, ठीक है। मतलब जब बिल्कुल भी मार्जिनल रेवेन्यू नहीं है तो उस केस में टोटल रेवेन्यू हमारा हाईएस्ट होता है, ठीक है। और जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में चल जाता है, 0 से भी नहीं चल जाता है, तब टोटल रेवेन्यू भी गिरना शुरू हो जाता है। और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों फॉल होते हैं, लेकिन जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो फॉल मोर स्टीपली देन एवरेज रेवेन्यू। Now this is showing the relationship between TR, AR and MR concepts. Like अगर हम 1 यूनिट बेचते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू 10 रुपये आता है, एवरेज रेवेन्यू भी 10 रुपये आता है, मार्जिनल रेवेन्यू कुछ नहीं आता। 2 बेचते हैं तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होकर 18 हो गया, एवरेज रेवेन्यू हमारा 9 हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू इज़ 8, यानी कि टोटल रेवेन्यू से n माइनस n माइनस 1 कर दिया हम, तो 18 माइनस 10 इज़ 8। 3 बेचते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू 24 निकलता है, फिर एवरेज रेवेन्यू 7 निकल रहा है हमारा एंड मार्जिनल रेवेन्यू 6 निकल रहा है। तो ऐसी तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कब हुआ, जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू 0 है। दैट इज़ जब हमने 5 यूनिट बेची तो हमारा टोटल रेवेन्यू 30 मैक्सिमम हो गया और मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो गया। जब मार्जिनल रेवेन्यू माइनस में चला गया, -2 हो गया, तो टोटल रेवेन्यू भी हमारा गिरना शुरू हो गया। नाउ रिलेशनशिप जो है हमारे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में अलग अलग मार्केट कंडीशन के केस में क्या है। अगर हम परफेक्ट मार्केट के केस में देखें तो एक इंडिविजुअल फर्म जो है बाय इट्स ओन एक्शन कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट। परफेक्ट मार्केट जहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन है वहाँ पे कोई भी एक इंडिविजुअल फर्म या कोई भी एक इंडिविजुअल प्राइस को चेंज नहीं कर सकती, मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। अगर ज़्यादा प्राइस करेगा तो कोई उससे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, राइट। अगर कम प्राइस में बेचेगा तो उसी को लॉस होगा। तो इसलिए परफेक्ट मार्केट में कोई भी एक इंडिविजुअल फर्म मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। फर्म कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ गुड्स एट द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइजेस। इसलिए जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है और एवरेज रेवेन्यू होता है वो दोनों इक्वल होते हैं और कांस्टेंट रहते हैं इन केस ऑफ परफेक्ट मार्केट कंडीशन। फिर इम्परफेक्ट मार्केट कंडीशन में कैसा रिलेशन होता है हमारा, हमें टेबल से देख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स, एक सेल्स को इंक्रीज करने के लिए फर्म क्या करेगी, रिड्यूस करेगी प्राइस। तो इसलिए जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। अगर प्राइस कम हो गया, भाई प्राइस उसने कम कर दिया तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। अब जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो कब हायर होगा, जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा। और टोटल रेवेन्यू कब फॉल होगा, जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा। इसलिए जो हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है दोनों डिक्लाइन करेंगे, लेकिन जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ज़्यादा डिक्लाइन करेगा देन फॉल इन एवरेज रेवेन्यू। यही टेबल हमने वहाँ डिस्कस की है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टेबल। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या रिलेशनशिप है। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अब क्या कह रहा है कि अगर ए स्टैंड करता है एवरेज रेवेन्यू के लिए, एम स्टैंड करता है मार्जिनल रेवेन्यू के लिए और ई स्टैंड करता है इलास्टिसिटी ऑन दी एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो ई क्या है हमारा, इलास्टिसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ए, यानी कि एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू, राइट।
ऐसे हम इलास्टिसिटी शो कर सकते हैं। और जो एवरेज रेवेन्यू हमारा वो हम कैसे निकालते हैं, एम ब्रैकेट्स ई अपॉन में ई माइनस वन, राइट। अब जो प्राइस है हमारा, यानी कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है, हमने ये डिस्कस किया कि जो हमारा प्राइस है वो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, दैट इज प्राइस पर यूनिट जो है वो इक्वल होगा हमारे मार्जिनल रेवेन्यू एक्स इलास्टिसिटी ओवर इलास्टिसिटी माइनस वन, राइट। नाउ जो हमारा एम आर का जो फॉर्मूला है हमारे मार्जिनल रेवेन्यू का, उसको हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू ए यानी कि एवरेज रेवेन्यू ब्रैकेट्स ई माइनस वन डिवाइड बाई ई यानी कि इलास्टिसिटी। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि जो हमने पहला फॉर्मूला निकाला, यानी कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू निकला वो इक्वल हो गया हमारे मार्जिनल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय ई अपॉन में ई माइनस वन, राइट। सो तो प्राइस बेसिकली हमने कैसे निकाला था, मार्जिनल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय इलास्टिसिटी ओवर इलास्टिसिटी माइनस वन, और मार्जिनल रेवेन्यू हमने निकाली एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय ई माइनस वन अपॉन में ई। सो एक जो हमने इक्वेशन निकाली है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ए डिवाइड बाय ए माइनस वन, इसी से हम ये सारी इक्वेशन निकाल सकते हैं। हमारा एवरेज रेवेन्यू या प्राइस भी इसी से निकल आएगा, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी इस इक्वेशन से निकल आएगा। देन वी हैव किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व क्या होता है, एक्सप्लेन करता है इंटरडिपेंडेंस फर्म्स का ओलिगोपोली के केस में, और वाई फर्म स्टिक टू वन प्राइस, और फर्म एक प्राइस को क्यों स्टिक करती है, एक प्राइस पे क्यों टिकी रहती है। कह रहा जो किंग डिमांड कर्व है एक्सप्लेन करेगा वाई फर्म्स नीदर इंक्रीज और डिक्रीज दी प्राइस। वही ओलिगोपोली के केस में वही चीज़ आ गई कि एक ही प्राइस पे क्यों टिकी रहती है, वो ना तो इंक्रीज करती है प्राइस ना डिक्रीज करती है। तो फर्म जो है उनमें एक डर है कि इफ़ दे इंक्रीज द प्राइस एंड कॉम्पिटिटर डोंट, देयर सेल्स वुड डिक्लाइन एंड देयर मार्केट शेयर वुड गो डाउन। भाई प्राइस इंक्रीज कर देंगे, कॉम्पिटिटर ने प्राइस कम किया, नहीं बढ़ाया और तुमने बढ़ा दिया, तो क्या होगा उस केस में, तुम्हारी सेल्स कम हो जाएंगी और मार्केट शेयर कम हो जाएगा। और अगर डिक्रीज कर देंगे प्राइस तो दूसरे सेलर, अदर सेलर्स विल ऑल्सो रिड्यूस द प्राइस टू मैच द प्राइस कट, एंड द सेलर हु ओरिजिनली रिड्यूस द प्राइस विल नॉट गेन मच। और अगर कम करते हैं प्राइस तो दूसरे भी कम कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, जो हमें तो भाई तो फ़ायदा जो पहले हो रहा था उससे कम फ़ायदा होगा। तो ये हमें किंग डिमांड कर्व से पता चलता है। अब हमें रिलेशनशिप देखना है एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में। अब कह रहा है जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होगा तो जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन वन होगा, राइट, और हमारी टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हमारे वो ग्रेटर देन वन होगी और टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। जब ज़ीरो होगा मार्जिनल रेवेन्यू तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, ये हमें पहले ही पता है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है यूनिटरी होगी। जब इलास्टिसिटी जो होगी 0 और 1 के बीच में होगी तो जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो राइज करेगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, और यहाँ पे जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है नेगेटिव हो जाएगा, राइट। जब इलास्टिसिटी हमारी 0 और 1 के बीच में है तो टोटल रेवेन्यू राइज करेगा एट अ डिमिनिशिंग रेट और मार्जिनल रेवेन्यू इज़ नेगेटिव। तो ये तीनों के केस हमने कर लिया। जब मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है, एम आर पॉजिटिव, टी आर राइजिंग। जब एम आर 0 होगा यूनिटरी डिमांड होगी, टी आर मैक्सिमम होगा। जब एम आर नेगेटिव होगा तो इलास्टिसिटी 0 और 1 के बीच में होगी और टी आर राइजिंग करेगा एट डिमिनिशिंग रेट। नाउ वी हैव सम प्राइसिंग पॉलिसीज। प्राइसिंग पॉलिसीज क्या है, सेटिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। मैनेजमेंट आफ्टर कंसीडरिंग some various internal और external factors, forces and its own business objectives, सब चीज़ों को कंसीडर करके जब वो प्राइस डिसाइड करती है, सेट करती है किसी भी प्रोडक्ट का या किसी के सर्विस का, वो हमारी प्राइसिंग पॉलिसी है। अब क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स और क्या क्या इंटरनल फैक्टर्स वो फॉलो करती है। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर में देखेगी वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की, साइज़ कितना है मार्केट का, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। इंटरनल फैक्टर में क्या देखेगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आई है, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, उसके बेस पे प्राइस डिसाइड करेगी।
नाउ वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्राइस पॉलिसी। अब हमारी प्राइस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, राइट। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों बनाते हैं हम प्राइस पॉलिसी, क्यों सेट करते हैं हम प्राइस। एक तो प्राइस स्टेबलाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ मार्केट शेयर मेंटेन रहता है अगर हमारा प्राइस स्टेबलाइज हो तो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन द शॉर्ट टर्म, प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन इन द लॉन्ग रन, डीपर पेनिट्रेशन ऑफ मार्केट, लॉन्ग रन वेलफेयर ऑफ द फर्म, लंबे टाइम तक वेलफेयर के लिए फर्म के एक टारगेट को अचीव करने के लिए, नई मार्केट में एंटर करने के लिए, मार्केट कैप्चर करने के लिए, और एबिलिटी टू पे। दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्राइस पॉलिसी। Now we have some pricing methods like first we have full cost pricing method. Full cost pricing method में क्या होता है, firm computes the selling price of its product, selling prices वो बेच रही है, by adding, इसमें क्या ऐड करती है, certain percentage to the average total cost of the product, और उसमें क्या ऐड करती है, कुछ परसेंटेज हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट की प्रोडक्ट की, वो हमारा फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड होता है। ये हम ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंडीशन में यूज़ करते हैं फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड, राइट। फिर हमारे पास फुल कॉस्ट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो एक्चुअल कॉस्ट, एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट और एक स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट क्या है, जो हमारे टोटल एक्सपेंसेस अकर्ड हुए हैं, जैसे हमारे वेज, बिल्स, रॉ मटेरियल, ये हमारे टोटल एक्चुअल जो हमें देनी पड़े हैं, वेजेस देने पड़े, बिल्स देने पड़े, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग जो लगी, ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट में आ गई। एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो फोरकास्टिंग फॉर प्राइसिंग पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइजेस, आउटपुट रेट, प्रोडक्टिविटी, जो एक्सपेक्टेड है हमें, राइट, वो हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, उन चीज़ों पे जो पैसा लगा है हमें। और स्टैंडर्ड कॉस्ट जो कॉस्ट इनकर हुई है हमारी नॉर्मल लेवल ऑफ आउटपुट पे, वो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस फेयर प्रॉफिट। तो फेयर प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे क्या है, एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मार्कअप्स, और ये आर्बिट्रेरली डिटरमाइन करते हैं हम। देन वी हैव रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग। रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग में क्या करता है, प्रोड्यूसर डिसाइड करता है प्री डिटरमाइंड टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, भाई इतनी कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया है और मुझे इतना इस पर रिटर्न चाहिए, एक टारगेट बना लेता है अपना, वो था हमारा रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग। फर्म एस्टिमेट करती है फ्यूचर सेल कितनी होंगी, फ्यूचर कॉस्ट कितनी लगेगी, और अराइव करती है एक मार्कअप पे पहुंच जाती है, भाई इतना हमें इतना कॉस्टिंग लगेगी और इतना हमें उससे निकालना है, that will achieve a target return on company's investment। परसेंटेज मार्कअप हम निकालते कैसे हैं, जो हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड है, जितनी हमने कैपिटल लगाई है, पैसा जितना लगाया है, और डिवाइडेड बाय कॉस्ट एनुअल टोटल मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑफ रेट प्लान। तो प्राइस जो आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, टोटल कॉस्ट पर यूनिट और मार्कअप। तो मार्कअप की परसेंटेज तो हमने निकाली थी, हम कैसे निकालते हैं, तो दिस इज सेकेंड मेथड ऑफ प्राइसिंग मेथड, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग। प्राइस कैसे डिसाइड होगा, इस पर टोटल कॉस्ट जो लगी है पर यूनिट की प्लस मार्कअप ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। पहले वाले में हम क्या ऐड कर रहे थे प्राइसिंग में फुल कॉस्ट में कॉस्ट प्लस फेयर प्रॉफिट, इसमें कॉस्ट प्लस मार्कअप। फिर थर्ड आ जाता है हमारे पास गोइंग रेट प्राइसिंग, इसमें फर्म फिक्स कर देती है अपना प्राइस अकॉर्डिंग टू प्राइस फिक्स बाय द लीडर, जो मार्केट लीडर ने प्राइस फिक्स किया है वैसा ही वही प्राइस फिक्स कर देती है। गोइंग रेट प्राइसिंग हम जनरली तब अडॉप्ट करते हैं जब कॉस्ट डिफ़िकल्ट होती है मेजर करने के लिए, भाई उसको आसान नहीं है निकालना कि कितनी कॉस्टिंग हमें निकालनी है, या फर्म वांट टू अवॉइड टेंशन ही लेना चाहती है प्राइस ड्राइवरली की, और जो लीडर का प्राइस होता है वही प्राइस अडॉप्ट कर लेती है। या उस केस में जब प्राइस लीडरशिप होती है वो एक डोमिनेंट फर्म होती है इन मार्केट में। और इमिटेशन प्राइसिंग क्या होता है, फर्म विच जॉइन द इंडस्ट्री लेट जस्ट इमिटेट द प्राइस फिक्स्ड बाय द लीडर। तो ये सब प्राइसिंग मेथड्स हमारे पास है। अदर देन दिस वी हैव एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइजेस में क्या होता है, हमारा फिक्स्ड और एनफोर्स्ड होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी के फेवर में होते हैं, जैसे स्टील का, कोल का, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइजेस। ये नॉर्मली सेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉस्ट होती है इसमें एक तो, और स्टिपुलेटेड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। फिर है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। मार्जिनल कॉस्ट प्राइस डिटरमाइन करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, जो रेफर करती है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट्स।
देन वी हैव कस्टमरी प्राइसिंग. कस्टमरी प्राइसिंग जो होते हैं, प्राइजेस कुछ गुड्स के जो होते हैं वो आर मोर और लेस फिक्स्ड इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स. जैसे इसको हम चार्म प्राइसेस कहते हैं, जैसे प्राइस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स या अदर बेवरेजेस. तो कुछ कंज्यूमर के माइंड में इसके प्राइस कुछ फिक्स नहीं होते, तो हम इसको कस्टमरी प्राइसिंग कहते हैं, राइट. लाइक देन वी हैव प्राइसिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट. नए प्रोडक्ट की प्राइसिंग करने की क्या स्ट्रैटेजी है? द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी वुड बी मोर एज फर्म इज इग्नोरेंट अबाउट द कॉस्ट एंड मार्केट कंडीशन. तो दो ऑल्टरनेटिव प्राइस स्ट्रैटेजी है जो एक फर्म फॉलो करती है जब कोई नए प्रोडक्ट का प्राइस इंट्रोड्यूस कर रही है. वो या तो वो स्किमिंग प्राइस पॉलिसी यूज़ कर सकती है या पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी यूज़ कर सकती है. स्किमिंग प्राइस पॉलिसी क्या होता है? जो चार्ज हाई प्राइस इनिशियली व्हेन प्रोडक्ट हैव रिलेटिवली इनलास्टिक डिमांड, प्रोडक्ट लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी शॉर्ट एंड देयर इज हैवी इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल. एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स. भाई स्टार्टिंग में तो वो हाई प्राइस ले सकते हैं लोगों से. जब नया प्रोडक्ट आया, ऐसा कोई प्रोडक्ट और है नहीं मार्केट में, तो डिमांड जब वो इनइलास्टिक है तो ज़्यादा चार्ज कर सकती है. वो स्किमिंग प्राइस पॉलिसी है. पेनिट्रेशन में फर्म क्या करेगी? एक लो प्राइस सेट करेगी, एडिंग अ लो मार्कअप टू द फुल कॉस्ट टू पेनिट्रेट द मार्केट एज क्विकली एज पॉसिबल. भाई कम प्राइस चार्ज करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को एक्वायर कर सके. नाउ ये कब अडॉप्ट करते हैं हम? when there are already well known brands of product in the market. पहले से ही कुछ well known brand है मार्केट में, हमारे कॉम्पिटिटर पहले से ही है, या सेल्स को मैक्सिमाइज करना है शॉर्ट पीरियड में, या प्रिवेंट करनी है नए राइवल प्रोडक्ट्स की एंट्री. उस केस में हम पेनिट्रेशन पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं. नाउ देयर आर सम क्वेश्चन फॉर यू. Explain in brief the relationship between total revenue, average revenue and marginal revenue under different market condition. And the second is explain the relationship between revenue concept and price elasticity of demand. So that's all for today's session. Thank you so much. Happy learning.